ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, नाउन का अगला पार्ट। इसके पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने नाउन के बारे में, नाउन के अलग अलग कैटेगरीज, काउंटेबल में 3 कैटेगरीज हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, और एक है अनकाउंटेबल कैटेगरी। इसमें 2 कैटेगरी है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हम लोगों ने सीखा प्रीवियस वाले क्लास में कि कैसे एडजेक्टिव से हम लोग बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब से बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक क्या है, और एक क्या था, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमने सीखा, हमने उसके एप्लीकेशन सीखा, हमने उसको यूज करना सीखा, और कई सारे फिल इन द ब्लैंक जो है हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने करे हैं कि किस तरह से इन वर्ड्स में कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। इस तरह से हम लोग नाउन को हम लोग को इस्तेमाल करना था या कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना था, ये हम लोगों ने क्वेश्चन मैप के जरिए हमने बहुत कुछ सीखा, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, या पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है, पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा है। हमने सीखा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम नाउन लगाते हैं क्योंकि एडजेक्टिव का काम नाउन को क्वालिफाई करना होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो तो नाउन के ही प्लेस पे आता है, इसलिए नाउन जब ये होता है तो नाउन फिर नहीं आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक बार मैं एलाबोरेट कर देता हूँ हल्का सा। इस सेक्शन को करने से पहले एक छोटा सेंटेंस, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा, अगर हम लोग जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, पर्सन पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि आई है, तो आई के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्यों है? क्योंकि इससे हम एक सेंटेंस की शुरुआत करती हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है सेंटेंस में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, आई, और एम गोइंग क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, इसमें ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। सवाल उठता है, क्या हम इस आई के जगह पे, क्या हम सेंटेंस की स्टार्टिंग मी से कर सकते हैं, माई से कर सकते हैं, माइन से? क्या हम इस सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं? आप देख के बताइए, क्या ऐसा करना पॉसिबल है कि मी एम गोइंग टू मार्केट नाउ, माई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, माइन एम गोइंग टू मार्केट नाउ? नहीं। इसलिए पर्सन का, प्रोनाउन का अलग अलग फॉर्म होता है। कोई सब्जेक्टिव केस होता है जिसे हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं, किसी को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, किसी को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, किसी को पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। 4 कैटेगरी होता है। ये चारों को आपको समझना होगा। केस, जब नाउन का केस पढ़ेंगे तब इसको और पढ़ेंगे डिटेल से, पर जो हम बता दे रहे हैं इसके बाहर कुछ नहीं है। यानी हमें अगर इस सेंटेंस को स्टार्ट करना है और अगर हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, देन वी नीड दी सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ दैट पर्सन और प्रोनाउन। दैट इज वो कौन होगा, आई। हम इसके जगह पे मी का इस्तेमाल, माई का इस्तेमाल या माइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो रोल है, इनका अपना अपना डिफरेंट रोल है, इनकी अपनी अलग अलग भूमिका है, एंड दैट्स वाई दे हैव अ डिफरेंट प्लेस, दे हैव अ डिफरेंट पोजीशन। इसलिए सेंटेंस में इनकी पोजीशन अलग अलग है। चूंकि इनका रोल अलग है, नाटक में हर कोई नायक तो नहीं बन सकता, नाटक में हर कोई हीरोइन तो नहीं बन सकता। अगर सिर्फ सबको ही बोलेगा कि मुझे हीरो और मुझे हीरोइन बनना है, तो अगर नाटक होगा ही नहीं। एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, तो कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ मिडिल ऑर्डर होते हैं, कुछ फास्ट बॉलर होते हैं, कुछ स्पिनर होते हैं, और कुछ एक कैप्टन होता है, एक विकेट कीपर होता है। ठीक है, बहुत लोगों को फील्डिंग भी करनी पड़ती है, बहुत लोग क्रिकेट ना खेलने के बावजूद भी जो बाहर है वहां बैठते हैं, एक्स्ट्रा में बैठते हैं, उनकी भी जरूरत पड़ती है। हर एक की अपनी भूमिका है, इसलिए हर एक का पोजीशन क्या है, अलग अलग है। कोई फर्स्ट प्लेस पे खेलता है, बैटिंग ऑर्डर ओपनिंग करता है, कोई मिडिल ऑर्डर में खेलता है, कोई लास्ट में आता है, कोई लास्ट सेकंड में आता है। सबके अपने रोल के हिसाब से उनको पोजीशंस दिए गए हैं। ठीक उसी तरह से जो पर्सन हम पढ़ते हैं, आई से बनता है मी, आई से बनता है माई, आई से बनता है माइन, इन चारों का अपना अपना रोल है, इसलिए सेंटेंस में इनकी जगह भी अलग अलग है। तो ये समझना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि आई हमारा कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, या और एक क्या नाम है इसका, नॉमिनेटिव केस। क्योंकि ये नाम के बदले आता है ना, नॉमिनेटिव मतलब नाम, नाम के बदले आता है। ठीक है,
ये हुआ एक बात। इसके बाद हम देखेंगे कि आई से हमारा क्या बनता है, मी बनता है। अब ये जो मी है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ओसी बोलते हैं। अब अगर यही ऑब्जेक्टिव केस है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जैसे कि यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। तो अभी आप देखो दोनों के सेंटेंस का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, देखो यहां मैंने सेंटेंस शुरुआत किससे की है, यू से, तो फिर यू यहाँ कौन सा केस हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ। लेकिन अब देखो ये जो मी है ये किससे बनता है, ये आई से बनता है। आई आपको पता है नॉमिनेटिव केस होता है, लेकिन क्या हम यहाँ लिख सकते हैं यू नो आई, क्योंकि आई का जो रोल होता है वो सेंटेंस को शुरू करने का होता है, सेंटेंस को खत्म करने का नहीं। मतलब वर्ब के बाद आने का इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। वर्ब सब्जेक्ट सबसे पहले, अगर सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर हम देखें, सेंटेंस का अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, देन आता है वर्ब, और देन आता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो काम हुआ है, जो वर्ब है वो एक्शन है। तो अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ है तो इस एक्शन का रिजल्ट कौन रिसीव करेगा, किसी के ऊपर तो एक्शन हुआ होगा, वही उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब वर्ब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको एक आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद हमारा जो आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ये किस केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। किस केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो अगर हमें यहाँ पे ये बताना है कि तुम मुझे जानते हो, मुझे यानी कि आई, और हमें वर्ब के बाद हमें आई का एक फॉर्म यूज करना है, तो वो केवल और केवल कौन हो सकता है, वो मी ही हो सकता है। सेंटेंस की शुरुआत अगर हमें करनी है, आई का फॉर्म केवल और केवल सब्जेक्टिव केस ही हो सकता है। आप बात समझ रहे हो, ठीक है। तो दोनों का फंक्शन अलग है, आई का प्लेस अलग है, मी का प्लेस अलग है। आई का प्लस वर्ब के पहले आता है, मतलब सब्जेक्ट का जो प्लेस है, पोजीशन, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, माने ये वर्ब के ठीक पहले, वर्ब के ठीक पहले, ये वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो वर्ब के बाद आता है। अगर जरूरत है तो लगाओ, नहीं जरूरत है तो मत लगाओ। ठीक है, इसी तरह से सेम वे हमारे पास माई के और दो, आई के दो और फॉर्म है, एक है माई, ठीक है, और एक है माइन। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। प्रोनाउन पढ़ते वक्त तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन नाउन एक ऐसा चैप्टर है कि नाउन सारे चैप्टर को लेके चलता है। ठीक है, तो माई जो है ये हमारा हो गया। माई माने क्या होता है, मेरा, यानी कोई चीज मेरा है, यानी मैं उसका मालिक हूं, यानी उसका ओनरशिप मेरे पास है, वो मुझे बिलोंग करता है। ठीक है, उस पर हक मेरा है। तो जब आप हक बताते हो, जब आप पोजेशन बताते हो, तो उसे आप पोजेसिव कहते हो, है ना। तो ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद ठीक आई से बनता है माइन, ये भी तो पोजेसिव है, मेरा। इसका मतलब ये क्या है, मेरा, इसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन क्या होता है, यूज्ड वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वो शब्द जो नाउन के जगह इस्तेमाल होता है, मतलब नाउन को हटा दिया, वो खुद आ गया। दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए, आप बेहतर तरीके से समझने के लिए, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप देखो। जैसे दिस इज माई पेन, दिस सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज माई पेन, ये कलम जो है, यहाँ पे ये जो हम कलम की बात कर रहे हैं, पेन की बात कर रहे हैं, इसके पोजीशन को बताने के लिए अगर हमें ये बताना है कि कोई नाउन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग, कोई सामान, कोई वस्तु किसी को बिलोंग करता है, उसका मालिक कोई है, अगर हमें ये बात बताना है, तो हमें ये जो पर्सन है ना, आई, यू, ही, शी, दे, राम, श्याम, जोधू, मोधू, जो भी है, हमें इनके पोजेसिव फॉर्म को यूज करना हो। किस फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, तो मुझे अगर बताना है कि ये मेरी कलम है, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, आप बताओ, क्या माई के जगह पे हम लिख सकते हैं दिस इज आई पेन, दिस इज माइन पेन, दिस इज मी पेन, क्या लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका फंक्शन ही अलग है।
तो दिस इज माई पेन, आप बताओ पेन क्या है? नाउन है, सही है, पेन तो नाउन है, इट इज अ नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ पेन किसका है? हम पेन के बारे में, मैंने बताया था नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो वर्ड्स जो कुछ कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो वर्ड्स जो कुछ बताते हैं, हम उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। चाहे वो बोले दिस इज ब्लैक पेन, चाहे वो बोले दिस इज माई पेन, चाहे दिस इज योर पेन, चाहे दिस इज व्हाइट पेन, लेकिन पेन के बारे में कुछ तो बोल रहा है। अब माई से बोले या ब्लैक से बोले, व्हाइट से बोले या योर से बोले, हिज से बोले या हर से बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पेन के बारे में कुछ तो बता रहा है कि मेरा कलम है, मैं इसका मालिक हूं, ठीक है। तो ये जो माई है, ये माई हमारा क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और चूंकि ये एडजेक्टिव है इसलिए इसके बाद हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि दिस इज माई पेन को आपको रिप्लेस करना है माइन का इस्तेमाल करके, तो पूरा स्टोरी बदल जाएगी। तब क्या होगा? देखिए, तब हो जाएगा दिस पेन इज माइन। अब आप यहां पे ध्यान से देखें अगर इन चीजों को, तो आपको ह्यूज डिफरेंस लगता होगा कि जो पेन एडजेक्टिव हमारा अंत में था और ठीक उसके पहले हमने एक पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन का हमने इस्तेमाल किया था, ठीक वही पेन कहां पे आ गया? स्टार्टिंग में आ गया, और क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और ये माइन यहाँ पे अकेले है। आप देखो, क्या माइन के बाद कोई नाउन है? नहीं है। माइन के बाद कोई नाउन है? नहीं है। और नाउन, क्योंकि वो नाउन ऑलरेडी सेंटेंस के शुरुआत में आ चुका है, जो नाउन लास्ट में था उसको रिप्लेस करे कौन आया? माइन आया। और वो नाउन कहाँ चला गया? सेंटेंस के स्टार्टिंग में चला गया। माइन के बाद किसी भी तरह के संज्ञा का इस्तेमाल नहीं किया गया, नाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि ये वो वर्ड है जो नाउन के जगह पे आता है। इसे हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, इसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो क्या हो गया? दिस पेन इज माइन। लेकिन अगर हमें माइन के जगह पे माई नाम के एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है, तो एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन को ही या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, तो हमें इसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन तो चाहिए। दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई ब्रदर। समझ में आ रहा है? तो जब हम पॉजेसिव इन्हीं पर्सन्स के, जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो नाउन दे दो। लेकिन हम माई के या आई के प्रोनाउन का इस्तेमाल, फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बाद कभी भी कोई नाउन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नाउन के जगह पे ही तो ये आता है। नाउन को हटा देता है, उसके जगह पे जो आ जाता है उसे ही तो प्रोनाउन कहते हैं। ये किसी को क्वालिफाई करने का काम नहीं करता, बल्कि नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। क्लियर हो गया चीज? तो इसलिए मैंने बताया कि क्यों सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन को बेहतर तरीके से सीखने की जरूरत है अगर आप जब नाउन को स्टडी कर रहे हो। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उस समय हम यही पढ़ाएंगे, सेम चीज, अब कुछ अलग नहीं बोलेंगे। लेकिन नाउन पढ़ते वक्त आपको ये मेंशन करना ही होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका। तो ये आई की बात हो गई। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें, ठीक इसी तरह से हम देखें तो हमारे पास आई के अलावा वी भी तो है, ठीक है। क्योंकि पिछले वाले में देखा कि ये जो आई है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो आई है, ये जो आई जो पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है? तो बोलेंगे ये सर ये तो फर्स्ट पर्सन है। आई यानी कि मैं, फर्स्ट पर्सन है और अकेला है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर, ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है, दूसरा सवाल ये आता है कि सर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर समझ में आता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तो ये है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया हमारा आई, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। लेकिन फर्स्ट पर्सन, सवाल ये है कि फर्स्ट पर्सन बोलते किसको है? सेकेंड पर्सन किसे बोलते हैं? थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष, या उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष। हिंदी में आपने पढ़ा हो, हिंदी ग्रामर में एक ही बात है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अ पर्सन हु स्पीक्स एंड इन सिंगुलर नंबर इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। जो बोलने का काम करे, जो वक्ता हो, जैसे मैं अभी अकेला हूं और मैं स्पीक करने का काम कर रहा हूँ, आई एम द ओनली स्पीकर इन द क्लास, और मैं अकेला हूं, तो जो बोलने का काम करता है और अकेला हो उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर। क्या होता है? स्पीकर को बोलते हैं। अब बोलने वाला अगर मैं अकेला हूं तो आई हो गया, तो इसे हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इसके अलग अलग फॉर्म को मैंने देख लिया। लेकिन बोलने वाला अगर मेरे साथ मान लो एक और टीचर है, दो टीचर है, तीन है, चार है, 30 है, तो एक से अधिक हो गया, लेकिन वो लोग भी तो स्पीक ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन प्लूरल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
ये भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन कौन सा नंबर? प्लूरल। ये तो सबको पता ही है ना, वी माने हम लोग, यानी इसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं, तो एक वचन तो नहीं होगा, बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर तो नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो आई हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और ये भी क्या हो गया तुम्हारा? स्पीकर, स्पीकर्स। ठीक है, तो ये कौन सा केस है बताओ? सब्जेक्टिव केस या फिर कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि हम लिख सकते हैं वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, हम लोग मैच जीत गए। तो बताओ, हैव यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, और जीता है, तो ये तो एक्शन हुआ, ये तो एक्शन हुआ। इस एक्शन का रिजल्ट किससे पड़ा? मैच पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल किया गया है, मैच तो नाउन है, क्योंकि द आर्टिकल है तो मैच तो नाउन ही होना पड़ेगा, आर्टिकल तो हमेशा नाउन के पहले लगता है। और सेंटेंस की शुरुआत किससे की गई है? वी से, तो ये कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे इस्तेमाल हुआ है। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि वी के और भी कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि होता है अस, ठीक है, आप देखें, जैसे कि होता है आवर, आर, और जैसे कि होता है आर्स। ये चारों भी इसी के फॉर्म होते हैं। अगर ये चारों इसी के फॉर्म होते हैं तो हमें इनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। डिटेल से क्या? जैसे कि हो गया अस, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ये कौन सा केस हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आवर, आवर हमारा कौन सा केस हो गया? पॉजेसिव केस। और मैंने हमारा, तो किसी चीज को तुम अपना बोल रहे हो, हक दिखा रहे हो, अपने आप को मालिक बता रहे हो, तो पोजेशन ही हुआ, तो पॉजेसिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजेसिव, ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, और एस लग गया अर्स, अब ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब सबका अलग अलग फर्क है। अब इस फर्क को समझने के लिए हमें, जब तक इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तब तक ये हमें कुछ आइडिया ही नहीं देगा। जैसे कि अस, ठीक है, they have won the match for us। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में लिख सकते हैं दे नो अस, वे लोग हमें जानते हैं, उन लोगों ने ये मैच हमारे लिए जीता। तो क्या आप बताओ, क्या हम इन दोनों के जगह पे, इन दोनों के जगह पे क्या हम यहाँ पे वी का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे आवर का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे आवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका प्लेस है हमारा वर्ब के बाद। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्या है? वन है, वन के बाद। यहाँ भी देखो नो है, नो के बाद। ठीक है, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट हो गया। वन क्या जीता? मैच जीता। जीतने का परिणाम इससे पड़ा, किसके लिए जीता? तो हमारे लिए जीता। तो इसे कहते हैं वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्या जीता? तो मैच जीता, डायरेक्ट हो गया। किसके लिए जीता? तो मैच तो जीता, पर जीता किसी और के लिए, तो वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वे हमें जानते हैं, वे जानते हैं, किसे जानते हैं? तो सीधे सीधे मालूम चल रहा है कि हमें जानते हैं, तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो सेंटेंस, अब जैसे दे है, ये भी क्या है? सब्जेक्टिव केस है, सेंटेंस को शुरू किया है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस, तो क्या देखो लिख सकते हैं दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। अब इसी को अगर मुझे किससे लिखना हो? आवर्स, तो क्या लिखेंगे? अगर, क्योंकि आवर्स क्या प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो ये नाउन हटेगा, स्टार्टिंग में आएगा दिस हाउस इज आवर्स। अब आप दोनों के बीच के डिफरेंस को आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे है आवर और यहाँ पे क्या है? आवर्स। आवर के बाद हमारे पास क्या है? नाउन। और यहाँ पे देखो, नाउन जो है पहले ही आ चुका है। आवर के बाद यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। प्रो नाउन, नाउन कहता है आप जाइए, हम आएंगे आपकी जगह पे, बस सिंपल सी बात है।
तो आप समझिए कि किस तरह से हम लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि आगे इनके बारे में समझना पड़ेगा तो नाउन और बेटर समझ में आएगा आपको। इसलिए नाउन पढ़ते वक्त आर्टिकल ही पढ़ना पड़ता है, नाउन पढ़ते वक्त प्रोनाउन ही पढ़ना पड़ता है। हालांकि आर्टिकल और प्रोनाउन अलग से ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा। सेकंड पर्सन भी होगा। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? दोज हु लिसन, जो सुनने का काम करे। जैसे आप सब क्या है? सेकंड पर्सन। अगर आपके बीच कोई एक बंदा भी बैठा होता है क्लास में तो भी वो सेकंड पर्सन हुआ। अभी बहुत सारे बैठे हुए हैं बंदे तो भी क्या हुआ? सेकंड पर्सन हुआ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम देखते हैं यू के बारे में। सबके बारे में रूल जो है एक ही रूल है, कुछ अलग कहीं पे है नहीं। ठीक है, सेकंड पर्सन देख लेते हैं। सेकंड पर्सन तो यू है। तो यू के बारे में मैंने आपको बताया कि दोज हु लिसन, सेकंड पर्सन। सुनने वाला अगर एक आदमी होगा तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर आप में से कोई अगर एक ही आदमी क्लास में आया होता तो भी तो सुन रहा है, लेकिन है तो अकेला। तो सिंगुलर के लिए भी यू इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के लिए भी यू इस्तेमाल करते हैं। तो इसे कहते हैं लिसनर, लिसनर्स। यू से जानते हो ना हम सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव केस हुआ, या फिर कौन सा केस हुआ? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, सो यू कौन सा केस हुआ? सेकंड पर्सन, सिंगुलर है, एक आदमी अगर सुनने वाला है। ठीक है, और ये लिसनर हुआ। सेंटेंस फ्रेम करते हैं इससे। You are writing a letter to your father. Now are और writing दोनों वर्ब है। बार बार कह रहे हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब है, माने हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है उसका टेंस बताने में। तो ये मेन वर्ब हुआ। क्या लिख रहा है? अ लेटर। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। किसको लिख रहा है? तो टू योर फादर। ये भी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सारा जो एक्टिविटी है, बिकॉज राइटिंग इज एन एक्टिविटी, सही है, और ये एक्टिविटी कौन कर रहा है? यू कर रहा है। इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। हिंदी में कहते हैं कर्ता। दोज हु डू द वर्क इन अ सेंटेंस, उसे हम कहते हैं, अगर सेंटेंस में वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, नॉर्मली यू। लेकिन यू के बहुत सारे केस भी होते हैं। एक और होता है यू सेम, लेकिन ये कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। नो क्या है? वर्ब। और किसे जानता हूं? तुम्हें। तो यू क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्टिव केस हुआ ना। इसे कैसे तुम बोल दोगे सब्जेक्टिव केस? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के नियम में वर्ब के बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर यहाँ वर्ब के बाद कोई नाउन इस्तेमाल ना करके तुम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका किसी ना किसी केस को तो इस्तेमाल करोगे। तो यू का जिस केस को इस्तेमाल कर रहे हो वर्ब के बाद, वो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। लेकिन यह वर्ब के पहले इस्तेमाल कर दिए तो यही क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम अगर देखें तो योर है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा योर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और योर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो दोनों में फर्क हो जाएगा। दिस इज योर बैग, और इसी का ये वाला वर्जन क्या हो जाएगा? दिस बैग इज योर्स। तो आप दोनों में जो विजिबल डिफरेंस है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे योर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो बैग तो यहाँ पे नाउन है। और हमें पता है कि योर्स जो होता है वो पीपी यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन होता है, जो हमेशा यहाँ पे जो नाउन आने वाला था जो इस सेंटेंस में आया हुआ है इसको रिप्लेस करता है। इस नाउन को क्या करता है? रिप्लेस करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि एक बार सीख लेने के बाद तो आप प्रो लेवल पे चले जाओगे, तो आपको फिर इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में तो घुस गया ऑलरेडी। इसलिए बार बार इन चीज़ों को रिपीट करने की जरूरत है।
ठीक है, तो ये हमने किसको देखा, सेकेंड पर्सन को देख लिया, फर्स्ट पर्सन देख लिया, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई देख लिया, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी देख लिया, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल भी क्या है, यू। ठीक है, और हमने इसके अलग अलग केस और अलग अलग सेंटेंस में इसको यूज करके ये सीखा कि आखिर ये फंक्शन करते कैसे सेंटेंस में। इसीलिए जब सेंटेंस का फिल इन द ब्लैंक्स होगा या कुछ भी होगा, आपको बहुत ध्यान रखना है कहाँ आई होगा, कहाँ माई होगा, कहाँ मी होगा, कहाँ माइन होगा, कहाँ यू होगा, कहाँ योर होगा, कहाँ योर्स होगा, कहाँ वी, कहाँ अस, कहाँ आवर, कहाँ आवर्स होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमने फर्स्ट पर्सन कर लिया, सेकेंड पर्सन कर लिया लिसनर, तो कोई थर्ड पर्सन भी होगा। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जो हमारे अगल बगल अभी अवेलेबल नहीं है या हमसे दूर है, माने द पर्सन्स और थिंग्स और ऑब्जेक्ट of which we are talking about, they are not available here at the moment when we are talking with each other, but they are there somewhere। माने वे लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, किसी और के बारे में बात हो रही है, वो यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है आसपास। तो जिनके बारे में बात हो रही होती है हम उन्हें थर्ड पर्सन कहते हैं। ग्रामर के पर्सन पढ़ने, जब पर्सन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, तो थर्ड पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर टेंस। टेंस सीखने के लिए पर्सन इमेंस हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम जो हमारा लास्ट है हम उसको देख लेते हैं, हमारा थर्ड पर्सन। तो देखिए अगर हम थर्ड पर्सन देखें तो थर्ड पर्सन देखना पड़ेगा हमको सिंगुलर। तो इसमें थर्ड पर्सन में सबसे पहले आता है ही। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो लड़का हो सकता है, लड़का होगा तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। लड़का होगा तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा तो ही कौन सा केस है बताइए, बोलते जाइए आप लोग। यस, इसी सब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि it acts like a subject in a sentence, it starts the sentence like a subject, it does the work in a sentence, and that's why it is subjective case। ठीक है, he goes to school daily। at the very moment I am writing very basic sentences so that you may feel very comfortable in having the good idea about the rules। सेंटेंस तो बहुत सारे आएंगे, हाई फाई आएंगे, लेकिन पहले बेसिक तो सीखो। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो बड़े बड़े 3-3 लाइन का सेंटेंस लिख के समझा दूंगा तो क्या फायदा, सर के ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि वोकैब भी तो सीखना पड़ेगा ना आप लोगों को, है ना। सो ही गोज टू स्कूल डेली। अब बताओ यहाँ पे काम क्या हो रहा है, गोज का, ये एक्टिविटी है तो ये तो वर्ब हो गया, मेन वर्ब। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं। जा रहा है अभी तो ही इज गोइंग टू द स्कूल लिखेंगे, जो भी हो। कहाँ जा रहा है, टू स्कूल जाता है, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये टाइमिंग दे रहा है हमको, ये क्या बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट बोलो या टाइमिंग दे रहा है, टाइम रेफरेंस है, आगे सीखेंगे जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब, या भर। लेकिन जो जाने का जो एक्टिविटी है वो कौन कर रहा है, ही कर रहा है, ये हमारा कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक इसी तरह से अगर ऐसा है तो ही के और भी बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे कि एक है हिम, ठीक है, उसके बाद है हिज, इसका और कोई फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब हिम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बताइए आपको। और ये हिज क्या है, पोजेसिव। क्या लिखेंगे पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन इस डिपेंड ऑन द सेंटेंस कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ज्यादातर केस में हमें इसके एडजेक्टिव के रूप में ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करना है तो लिख देंगे कि आई नो हिम, प्लीज पास ऑन द सॉल्ट टू हिम। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट। सो नो यहाँ वर्ब है तो यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। या यहाँ पे पास ऑन करने बोला है, वर्ब है, तो इसके बाद जो तुम प्रोनाउन डाल रहे हो वो भी क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और ऐसे भी बोला जाता है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, हालांकि जब ये प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा, लेकिन ये हम लोग बार बार कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं। वर्ब के बाद तो नहीं है ना, ये वर्ब से तो बहुत दूर है, लेकिन टू के बाद तो है ना।
और ये टू क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का रूल कहता है कि जब भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। तो ये एक ऐड हो गया कि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता ही है, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट अस डू द वर्क, लेट अस गो टू अ पिकनिक, लेट अस प्ले फुटबॉल, लेट अस गो एंड वॉच अ मूवी, बोलते हैं ना। लेट आई बोलते हैं, लेट ही, लेट आई, लेट वी नहीं बोलते हैं। तो लेट के बाद भी जब हम लोग यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते हैं तब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब लिखते हैं तो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वहां भी हम बोलेंगे ही, पर यहां बोल दिए तो वहां आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान है ये। दिस इज हिज हाउस, इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस हाउस इज हिज, है ना। तो जनरली हम इसे प्रोनाउन के रूप में जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसे किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस को यूज करने से ही ना आपको डिफरेंस सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। अब जैसे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो लड़का है अकेला सिंगुलर, लड़की भी तो हो सकता है ना। तो लड़की होने से क्या होगा, यहाँ पे शी हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हर भी होता है और हर्ष भी होता है। अगर हर है तो ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, और हर्ष है तो क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। इन द सेम वे आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, इसके लिए भी अलग अलग तरह से, सबको मैं तुमको दिखा दिया, अलग अलग चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है। शी से बन जाएगा शी गोज टू स्कूल डेली, हर से बन जाएगा आई नो हर, प्लीज पास ऑन द सॉल्ट टू हर, है ना। हर एडजेक्टिव है तो दिस, दिस इज हर हाउस, दिस हाउस इज हर्स। ठीक है, तो वेरी सिंपल। तो जब बेसिक चीजें सीखते हो, एक ही तरह के सेंटेंस लिख लिख के सीखते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसका कैसा भी सेंटेंस वो दे दे बन जाएगा। ठीक है, तो ही हो गया, शी हो गया, इसी तरह से, ठीक इसी तरह से एक और है, वो भी यहाँ, अच्छा उसे अलग ही लिखते हैं। ये हो गया इट, क्या हो गया, इट। इट का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर जनरली एक ऐसे सेंटेंस में करते हैं जहां पे सब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है। जैसे मैं आपको, आप जानते हो एक्चुअली इस बात, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बाहर बारिश हो रही है, अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ही इज रेनिंग आउटसाइड। ही का रेन थोड़े ना हो रहा है, शी का रेन थोड़े हो रहा है, दे का रेन थोड़े हो रहा है, सब्जेक्ट तो मिसिंग है। हो क्या रही है, बारिश होना तो काम है, इट इज एन एक्टिविटी गोइंग ऑन आउटसाइड। तो बारिश, बाहर बारिश हो रही है, अब इसे इंग्लिश में बोले कैसे, तो व्हेन द सब्जेक्ट इज मिसिंग समहाउ, ओके, यू नीड टू यूज द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एज इट। तो क्या बोलते हैं, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत गर्मी है। अगर ये सेंटेंस है तो बाहर बहुत गर्मी है, तो गर्मी होना एक्टिविटी है, तो बाहर बहुत गर्मी है, बाहर माने आउटसाइड, गर्मी होना माने हॉट, तो सब्जेक्ट कहाँ है। क्या ऐसा बोलेंगे मैं बाहर बहुत गर्मी है, तुम बाहर बहुत गर्मी है, ये कोई सेंटेंस हुआ क्या, नहीं ना। तो बाहर बहुत गर्मी है अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, तब हमें इट की जरूरत पड़ेगी, इट इज हॉट आउटसाइड। बाहर बहुत ठंडी है, इट इज कोल्ड आउटसाइड। जोरों की बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हेवीली आउटसाइड। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो इट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट का इस्तेमाल क्रिएचर्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, वस्तु, सामान, है ना, जानवर, छोटी मोटी चीजों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो इट भी क्या है, थर्ड पर्सन, कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर, और ये क्या है, मैंने थर्ड पर्सन बोला, मतलब स्पीकिंग अबाउट, शॉर्ट में लिख देते हैं, स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इट से, इट हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, लाइक इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज
हॉट टुडे, इट इज कोल्ड टुनाइट। तो हमने सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग होने की वजह से हमने इस्तेमाल किया इट का। आप मेरी बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो इट का इस्तेमाल हम सेंटेंस को शुरुआत के लिए कर सकते हैं, सेंटेंस को एक स्टार्ट देने के लिए कर सकते हैं व्हेन द सब्जेक्ट इज मिसिंग। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इज मिसिंग। हम लोग और पढ़ेंगे जब जाएंगे ना प्रोनाउन में, तब और पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, पर अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन से भी ज्यादा है ये। ठीक है, अच्छा, इट से क्या बनता है, इट ही बनता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कहते हैं ना, कैन यू डू इट, जिस इट्स का सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए किया गया है उसी इट का इस्तेमाल यहाँ डू जो वर्ब है उसके बाद किया गया है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। देख रहे हो ना, कैन यू डू इट, यस आई कैन डू इट, डू के बाद इट का इस्तेमाल हुआ, तो इट से सेंटेंस खत्म भी होता है, इट सेंटेंस को हम शुरू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका पॉजिटिव केस भी तो होगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट्स, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव केस। सेंटेंस बताओ क्या होगा, जैसे he put the sword, उसने तलवार रखी अपने मयान में। ठीक है, अब sword क्या है, वस्तु है, क्या लगेगा, in its sheath। तो हमने इट से क्या सेंटेंस बनाया, he put the sword, उसने क्या रखा, तलवार रखी। ये क्या, एक ऑब्जेक्ट है ना, एक थिंग है, सामान है, इसे कहाँ में रखा, उसके तलवार के मयान में, यानी ये मयान किसका है, इट्स का, इट माने कौन, swords, he put the sword in its sheath, इसके मयान, किसके मयान, तलवार के, तो ये नाउन है, और इसके जगह हम किसका इस्तेमाल किए हैं, इट्स का, पॉजिटिव केस का, तो ये प्रोनाउन हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट, ये कौन सा केस हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस हुआ, क्योंकि ये एडजेक्टिव होगा तभी तो यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल होगा। देखिए एक बार, जैसे घर में अगर आप खरगोश पालते हो, कुत्ता पालते हो, या उसे पिंजरे में या मान लो पक्षी पालते हो, तो उसे पिंजरे में रखते हो, एक समय आता है ना जब उनके पिंजरों को साफ करने की जरूरत है, किन के, उन जानवरों के, पिंजरा किसका, जानवरों का, है ना, इट्स टाइम टू क्लीन इट्स केज, पालक तोता है तो उसके पिंजरे को, ठीक है ना, उसके पिंजरे को साफ करने की जरूरत है, तो केज नाउन हो गया, इट्स क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। देखिए और समझिए चीजों को, और कुछ एग्जांपल है आपके पास, लाइक जैसे बोलते हैं ना, अ बेबी इन इट्स मदर्स वोम, माँ के गर्भ में एक बच्चा, तो हमने यहाँ पे इट्स का इस्तेमाल किया। तो इट्स का इस्तेमाल कई जगह पे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोनाउन है, एक पर्सन है जो आपको समझने की जरूरत है। बात समझ में आया? तो आई थिंक इट और इट्स क्लियर हो गया आपको। तो थर्ड पर्सन क्लियर हो गया, ही शी इट, ही लड़का का नाम हो गया, राम भी तुम्हारा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हुआ, श्याम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हुआ, आपका जो सुमन है वो भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हुआ। ठीक है, इट्स भी क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स के लिए, क्रिएचर्स के लिए, एनिमल्स के लिए, वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे सब्जेक्ट मिसिंग होता है, समझ में नहीं आता है कि इसका सब्जेक्ट कौन है, वहां पे एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और पॉजेसिव कैसे करते हैं देख लीजिए, आपको सेंटेंस लिखने नहीं आ रहा है तो सोचो कितना कुछ सीखने के लिए है कि नहीं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक आदमी है, लड़का है, लड़की है, या कोई जानवर हो सकता है, तो कई लोग भी तो हो सकते हैं, प्लूरल भी तो हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, तो थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन प्लूरल है वो हो जाएगा हमारा दे।
ये हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो देखो थर्ड पर्सन ये सब्जेक्टिव केस हो सकता है, सब्जेक्टिव केस ही है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम। ठीक है, इसका पॉजिटिव क्या होता है, सॉरी, देयर। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन पता है ना, देयर्स। तो एक रिदम में चल रहा है ना, देयर देयर, योर योर्स, आर आर्स, है ना, हर हर्स। तो ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, सेंटेंस फ्रेम करना क्या है, बोला कि दे है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच, दे आर प्लेइंग ए फुटबॉल मैच। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, आई नो देम, यू नो देम, ही नो देम, ही नोज देम। ठीक है, मैं उन्हें जानता हूं। पॉजिटिव केस, दिस इज देयर प्रॉपर्टी, ये उनकी संपत्ति है। यहां क्या होगा, दिस प्रॉपर्टी इज देयर्स। तो हमें डिफरेंस देखा, यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सब्जेक्टिव केस, यहां इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। यहां इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन है। यहां हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इनके बाद नाउन नहीं है। बताइए और देखिए क्या आपको समझ में नहीं आया या क्या समझ में आया। तो आई थिंक पर्सन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो मुझे वहां ये दोबारा पढ़ाना ही पड़ेगा एक चार्ट के रूप में, सेम चीज होगा, कुछ सेंटेंसेस और होंगे लेकिन रूल्स तो नहीं बदलेगा। आप चार लाइन का सेंटेंस लिख दो या खाली लिखो आई नो, सॉरी यहाँ गलती किया ना मैंने, आप लोगों ने बताया नहीं। यहाँ क्या होगा, आई नो देम, आप लोगों ने क्यों नहीं बोला, मैंने गलती कर दिया, सॉरी, देम है ना, क्या होगा, आई नो देम, दे क्यों होगा यहाँ पे, अब टोको, यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है ना, वर्ब है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिस इज देयर प्रॉपर्टी, ये नाउन है तो हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ नाउन नहीं है तो पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि नाउन ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन, व्हाइल वी आर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, आपको क्लियर हो गया होगा पर्सन क्या है कैसे है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कहाँ कहाँ से किया, हम लोगों ने सब कुछ, एक्चुअली हमें ये करना था ना, तो ये हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन देख लिया, हमने उसके बाद आपका सेकंड पर्सन देख लिया, हमने थर्ड पर्सन देखा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन हमने प्लूरल देख लिया। ठीक है, चलो अब हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो काम किया था, जो हमने नाउन के कॉन्सेप्ट सीखे थे, अब उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है कि वहां करना क्या है। ये था सवाल, आई होप आप लोग करके आए हो। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कम्युनिकेट, अप्रिशिएट, कम्युनिकेट मतलब संवाद करना, बातचीत करना, अप्रिशिएट यानी कि किसी की प्रशंसा करना, एडमायर करना, रेजिलिएंट मतलब जो बहादुर होता है, दोज हु फेस द चैलेंज विद डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी भी समस्या का सामना करता हो। ठीक है, लीड करना मतलब किसी का क्या करना है, आगे ले जाना, उसको मार्ग दिखाना, गाइड करना, और क्या है, कोलाबोरेट करना मतलब सहयोग करना, कोऑपरेट करना, ये आपको दिया हुआ है पहले। in order to fill in the blanks with these words, actually the proper form of these words, before that you need to understand the meaning of the word first of all at the first time. तो प्राइमा फेसी जो है आपको पहले मीनिंग समझने की जरूरत है कि ये किस तरह के वर्ड्स हैं, आप इनका पहले नेचर समझो, इनका ओरिजिन समझो, उसके बाद आप इसके फॉर्म को चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू। अब देखो
यहाँ मैंने कोई बहुआ सेंटेंस दिया नहीं है, सेंटेंस का लेवल थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आपको हाई लेवल पे जाके पढ़ना होगा, बेसिक से लेके हाई। तो अभी तक जो हमने किया बहुत बेसिक बेसिक बहुआ टाइप सेंटेंस हम लिख रहे थे। अभी हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो ले गया हूँ बैंक के लेवल का, सीधे सीधे। अब वो भी देखो कि आपको एक्चुअली फेस क्या करना है, तो जो फेस करना है उसको देखो अच्छे से। ठीक है, पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, और आप आई होप आपने आंसर बनाया होगा, तो आप मुझे आंसर बताओगे। इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड, यानी आज के जो व्यापार का जो व्यापार जगत है, इफेक्टिव डैश, यानी कि ये इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि सवाल आता है ना इफेक्टिव व्हाट, इफेक्टिव व्हाट, तो इफेक्टिव व्हाट होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, तो इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड इफेक्टिव डैश प्लेस। अच्छा, और एक बात, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली जरूरी है, मुझे लगता है कि इसको मेंशन कर देना चाहिए मुझे। जैसे कि वर्ब, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। जैसे कि प्ले, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस क्या हो जाता है, प्लेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, ये भी क्या होता है, प्लेड। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि इसके पहले यहाँ पे हमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि जब ये प्लेड होगा तो ये अकेले ही प्लेड कैसे हो, दोनों तो एक ही हो गया ना। ठीक है, इसके बाद जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है प्लेइंग, यानी वर्ब के साथ क्या लग जाता है, आईएनजी। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, वो हो जाता है प्लेज, यानी वर्ब में क्या लग जाता है, एस। हम यहाँ बात करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की यानी कि प्ले की, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की यानी कि प्लेस की। क्योंकि बाकी तो आपको पता है पास्ट टेंस होगा, किसी में डी, किसी में ईडी, किसी में एन, किसी में ईएन लग जाता है। बाई, बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, है ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तीनों अलग अलग होता है, किसी का तीनों सेम होता है, पुट पुट पुट, कट कट कट, लाइक दैट एंड सो ऑन। फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये वाला, ये हो जाता है प्रेजेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। और ये जो होता है ना, ये होता है प्लूरल। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। जब सेंटेंस हमारा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, जिसे शुरू होता है सेंटेंस, अगर वही सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। जब भी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, माने वर्ब अगर प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर प्रेजेंट फॉर्म में दिया है जैसे कि प्ले, तो खाली का प्ले लिखा हुआ है तो ये हो गया प्लूरल। लेकिन जैसे ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा दोगे, जैसे कि गोज, GOES, क्योंकि गो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो किसी में एस लगता है, किसी में ईएस लगता है। जैसे ही किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तुम एस या ईएस जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर। ये हुआ वर्ब के क्षेत्र में। नाउन में तो अलग होता है ना, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, बॉय, तो प्लूरल क्या होता है, बॉयज। तो नाउन में क्या होता है, ये नाउन की हम बात कर रहे हैं, नाउन में उल्टा एस और एस लगा दोगे तो बनेगा प्लूरल, वर्ब में उल्टा होगा, जैसे ही एस और एस लगा दोगे वो सिंगुलर हो जाएगा, और एस और एस हटा के उसे फर्स्ट फॉर्म में रखोगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप मुझे बताइए वर्क, वर्क्स, इसमें कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है? वर्क्स क्या है, सिंगुलर, और वर्क क्या है, प्लूरल। ठीक है, आप मुझे बताइए ब्रेक है, ब्रेक्स है, कौन सा होगा, सिंगुलर, ये हो जाएगा सिंगुलर, और ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने लिखा गो, अब मैंने यहाँ लिख दिया गोस, तो ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब जो है ना प्लूरल, ये कहते हैं भैया अगर हमको प्लूरल फॉर्म में रखना है तो मेरा काम जो कर रहा है ना सब्जेक्ट, वो भी प्लूरल होना चाहिए। और ये बंदा कहता है देखो भाई हम तो सिंगुलर है, मेरा काम करने वाला जो सब्जेक्ट है जो सेंटेंस को शुरू करेगा वो कैसा होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, हम दो के साथ काम नहीं करेगा। सीधी सी बात समझो, जितना सिंपल भाषा में समझोगे उतना डिफिकल्ट चीज जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये बात क्यों कही, अब वो सब क्यों बता दिए हम लोग को, ये बात इसलिए बता दी है कि देखो यहाँ पे क्या है, एस है, तो वर्ब में एस है, यानी ये वर्ब क्या है, सिंगुलर, यानी इसका यहाँ जो भी है इफेक्ट,
इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड, ये सब्जेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये नहीं है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम करता है, वो सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया है, तो सेंटेंस लिखने का तो बहुत तरीका होता है। इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड, आज के बिजनेस के संसार में, तो ये सब्जेक्ट कैसे हुआ? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर ऑफ द एक्शन, जो कुछ करता है, पढ़ने से मालूम चल जाएगा। इफेक्टिव कुछ है यहाँ पे, यानी जो भी यहाँ पे है वो काफी प्रभावी है, और यही निभाता है, प्ले करता है क्या? अ क्रूशल रोल, क्या में? इन अचीविंग व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और क्या? फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य होते हैं और टीम मेंबर के अंदर जो कोलैबोरेशन का काम होता है, इसको बेहतर करने के लिए ये रोल प्ले करता है। कौन? तो वही हुआ सब्जेक्ट। इफेक्टिव व्हाट? In today's business world, effective dash plays a crucial role in achieving organization goals and fostering collaboration among team member. Among team member, टीम मेंबर के बीच बहुत सारे लोग होते होंगे, है ना। टीम के क्या होते होंगे? गोल होते होंगे, उनके बीच कोलैबोरेशन करना जरूरी है। तो ये सारे जो निभाए जाते हैं रोल्स, जो कैरेक्टर निभाए जाते हैं, जो निभाता है वो काफी इफेक्टिव होता है। क्या इफेक्टिव होना चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहां क्या होगा? इफेक्टिव समझे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टीम मेंबर के बीच अगर कैप्टन अपने टीम मेंबर से बात ही ना करे, ठीक है, किसको कहां खेलना है, किस पोजीशन पे खेलना है, क्या दिक्कत है, क्या असुविधा है, या क्या बेहतर कर सकते हैं, इन सब को अगर वो कम्युनिकेशन ही ना करे, तो क्या सब टीम मेंबर के बीच कोलैबोरेशन होगा? गोल, लक्ष्य प्राप्त कर पाए? किसी को पता नहीं होगा आज खेलना कैसे है, कैप्टन बात ही नहीं किया। सो कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव, because it माने communication plays a very crucial role in achieving organization goals and fostering collaboration among team members. तो जो रेफरेंस और जो पॉइंट होते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है, वो आपको सेंटेंस में आगे जो है ना दिया रहेगा हमेशा, आपको उनको ढूंढो। इसको ऐसा हैबिट बना लो, एग्जाम में 30 में 29 कहीं नहीं जाएगा। मेरिट तो यही निकाल देगा, अगर किसी और सेक्शन में तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो इंग्लिश तुम्हारा मेरिट निकाल देगा, और ऐसा हो रहा है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। हम हर, देखो ये बात इन 5 सेंटेंस को सॉल्व करने की नहीं है, गूगल टूगल करके ये वो करके आंसर निकाल ही लोगे, पर अगर तुमने क्वेश्चन मैप नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे और 5 लाख सेंटेंस है, क्या करोगे उस समय? द आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट का मास्टरपीस, यानी ये मास्टरपीस किसका है? तो यहाँ पे जब भी एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं ना, कि हमेशा किसी नाउन के साथ ही यूज करते हैं, क्या बताने के लिए? पोजेशन, कि वहां पे पोजेसिव केस है। कौन सा केस है? मेरे पिताजी का, माई फादर बोलेंगे ना, माई फादर्स, माई फादर्स, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना भी पोजेसिव केस ही है, और एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लगता है नाउन के साथ, ठीक है। द आर्टिस्ट का मास्टरपीस जो है, आर्टिस्ट ने जो मास्टरपीस बनाया था, रिसीव्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई मतलब ही नहीं है, ये सिंगुलर हो प्लूरल हो, पास्ट टेंस लगा दिया तो फिर सब्जेक्ट कुछ भी रहे। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर था, तो हम यहाँ पे कम्युनिकेशंस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब तुम्हारा वर्ब सिंगुलर है तो नाउन भी, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और ये है सब्जेक्ट। इफेक्टिव, इसको हटा देना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ लो। Effective communication plays a crucial role in achieving organization goals and fostering collaboration among team members. What is the problem? No problem. Any problem? No problem. The artist masterpiece received. आर्टिस्ट ने जो मास्टरपीस बनाया था, चारों ओर से, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है रैम्पेंट, रैम्पेंट, जो चारों ओर फैल जाता है, जिसकी ख्याति या बदनामी। तो आर्टिस्ट के मास्टरपीस को सभी ओर से क्या मिला है? अगर ये मास्टरपीस है तो मास्टरपीस बनाना एक पॉजिटिव वर्ड है, माने अच्छी बात, कि उस आर्टिस्ट ने अपनी कला से ऐसा चीज बना दिया जिसको मास्टरपीस कह रहे हैं, तो लोग उसकी बुराई करेंगे ना उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि चारों ओर से उसे क्या मिलेगा? मिठाई मिलेगा क्या? नहीं, चारों ओर से क्या मिलेगा? प्रशंसा मिलेगा। तो कौन सा वर्ड होगा हमारा? लेकिन ये वाइड स्प्रेड जो मिला है वो चारों ओर से मिला है,
यानी जो यहाँ जो मिला है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये वाइड स्प्रेड है, यानी कि एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन। एप्रिशिएट तो वर्ब है, किसी को एप्रिशिएट करना काम हुआ ना, वर्ब है। एप्रिशिएट में टी है तो ये क्या हो जाएगा, एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन जब भी लगाते हो, अब देखो मैं तो पढ़ा रहा हूं नाउन, पर मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन मैप बनाता हूं। एक ही पढ़ाऊंगा नाउन, पर आठों का आठों पार्ट सब स्पीच के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा जो एकदम जरूरी है आपको बताना। सो द आर्टिस्ट मास्टरपीस रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एप्रिशिएशन। जब भी लगाओगे एप्रिशिएशन, तो एप्रिशिएशन तो किसी चीज के लिए मिलता है ना, आपने कुछ अच्छा किया है उस चीज के लिए आपको मिलता है एप्रिशिएशन। तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा वो हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, फॉर। इसे कहते हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। मतलब इसके बाद हमें यही इस्तेमाल करना है, एप्रिशिएशन के बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, यही इस्तेमाल करना है, कुछ और हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, द आर्टिस्ट मास्टरपीस रिसीव्ड वाइड स्प्रेड एप्रिशिएशन। क्यों, फॉर इट्स इनोवेटिव यूज ऑफ कलर्स एंड टेक्सचर। कलर को और टेक्सचर को बड़े ही इनोवेटिव, मतलब क्रिएटिव, कैसा, क्रिएटिव, बहुत ही सृजनात्मक तरीके से उसने इस्तेमाल किया है, इसलिए उसने क्या बना दिया, मास्टरपीस बना दिया। लाखों करोड़ों में उसकी कीमत होगी, इसके लिए उसको क्या मिल रहा है, एप्रिशिएशन, जो चारों ओर फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड। तो एडजेक्टिव हुआ तो वो नाउन चाहिए, एडजेक्टिव है इसलिए नाउन चाहिए, एडजेक्टिव है इसलिए नाउन चाहिए, लेकिन दिया वर्ब है तो वर्ब कन्वर्ट करो, तब तुम्हारा सेंटेंस करेक्ट होगा। नहीं तो लिख दोगे अप्रिशिएट, घर में आकर तुमको लगेगा हम तो अच्छा काम करके आए हैं, लेकिन मिलेगा तुमको 0 और ऊपर से 0.25 माइनस होगा वो लोग, यानी पास होने वाले थे फेल हुए। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में क्या बोला है, द कीनोट स्पीकर, जो मुख्य वक्ता है किसी भी मीटिंग में, जो मेन आदमी जो होता है बोलने वाला, उसको क्या कहते हैं, कीनोट स्पीकर। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। डिलीवर में ईडी लगा दिया है तो वर्ब का पास्ट टेंस चला गया, तो ये सिंगुलर प्लूरल से मतलब है नहीं। और ऐसे भी कीनोट स्पीकर बोला है, यानी एक ही आदमी है। अगर यहाँ डिलीवर्ड के जगह अगर हमको इसका प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना होता तो क्या लगाते हैं, डिलीवर्स, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, पर यहाँ तो पास्ट टेंस लगा दिया तो सिंगुलर प्लूरल का मतलब ही नहीं है। द कीनोट स्पीकर डिलीवर्ड, क्या डिलीवर किया, एन इंस्पायरिंग स्पीच, क्योंकि इंस्पायरिंग का आई जो है, इंस्पायरिंग वॉवेल साउंड है। कौन सा साउंड है, वॉवेल साउंड। कैसे पता चला वॉवेल साउंड है, अगर इतना दिक्कत हो रहा है कि पहचानना कि ये वॉवेल साउंड है, ये बहुत स्कूल में पढ़ाया जाता है, मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। इंस्पायरिंग है ना, इसको हिंदी में लिखो, इंस्पायरिंग। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ही वर्ड हिंदी में लिखो, खाली पहला लेटर लिखो। पहला लेटर क्या, ई आया, ई को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल। तो वॉवेल क्या क्या है, स्वर वर्ण, अ आ ई दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए आई ओ औ अंग आ, यही होता है। तो जब भी किसी सेंटेंस लिखा हुआ है ना, बांग्ला शौर्य शौर्य जितना बोला है, तो ये जो लिखा हुआ है, अगर तुमको दिक्कत है कि ये वॉवेल साउंड है कि नहीं है, तो उसको हिंदी में लिखो। हिंदी में देखना, जो पहला अक्षर है ना, अगर वो स्वर वर्ण में पड़ा यानी वॉवेल साउंड है, एन लगेगा। ये मत देखो कि वॉवेल है तो एन लगा है, नहीं, वो गलत कॉन्सेप्ट है। या कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं प्रूफ कर दूं, देखो मैं लिखता हूं यूनिक, और एक लिखा अम्ब्रेला, दोनों में यू है ना, तो दोनों में तो वॉवेल है तो एन लगा देना चाहिए, नहीं। यूनिक को अगर हिंदी में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, यू। या क्या में आता है, क ख ग घ में आता है, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यंजन वर्ण, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो जैसे ही इसको हिंदी में लिखा मैंने, पहला लेटर जो है वो क्या आया, कॉन्सोनेंट, और जो कॉन्सोनेंट तो वहां क्या लगता है, ए। लेकिन वही अम्ब्रेला है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो अम्ब्रेला, तो पहले क्या आएगा, अ क्या में आता है, स्वर वर्ण में, यानी कि वॉवेल में, तब यहाँ क्या लग जाएगा हमारा, एन अम्ब्रेला। बहुत सिंपल है, समझ लो कि ए और एन सीख गया। और ए और एन कैसा आर्टिकल है, इनडेफिनिट, कल बताए थे। ये जिनके पीछे लगता है, जिनके पहले लगता है एन अम्ब्रेला, कौन सा अम्ब्रेला, व्हाइट, ब्लैक, फटा हुआ, नया, नहीं पता, मेरा तुम्हारा नहीं पता। और यूनिक क्या है, और यूनिक नहीं पता। दा जो होता है ना, उसे डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, लेकिन ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं।
और ए और एन और दा जो है ना आर्टिकल है, नाउन के पहले ही इस्तेमाल करना है। कहाँ करना है? नाउन के पहले ही करना है। और ए और एन का मतलब होता है एक, तो ये जहां भी लगेगा नाउन के पहले वो सिंगुलर ही होना चाहिए। अम्ब्रेलाज लिख के तुम ए नहीं लगा सकते, क्योंकि ए का मतलब एक, एन का मतलब भी एक, दा मतलब यूनिक। ठीक है, ये समझ में आ गया बात? ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, रहने दे के मिटा दे। ओके फाइन। So the keynote speaker delivered an inspiring speech about the power of dash. उन्होंने एक इंस्पायरिंग स्पीच दिया है कि इसकी, यहां जो भी है, इसकी पावर क्या है, क्या करने में? इन ओवरकमिंग, विजय प्राप्त करने में, चैलेंजेस एंड अचीविंग पर्सनल ग्रोथ, जिंदगी में जो भी चुनौतियां होती हैं और जो भी पर्सनल ग्रोथ होना होता है उसे प्राप्त करने के लिए इस कीनोट स्पीकर ने बताया कि एक आदमी के पास ये चीज होना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर इतनी है जो आपके चैलेंजेस और पर्सनल ग्रोथ को अचीव करने में मदद करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो खत्म हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? द पावर ऑफ, क्वेश्चन आता है व्हाट, द पावर ऑफ व्हाट, यानी हमें किसी का नाम चाहिए, यानी कि नाउन चाहिए। द पावर ऑफ, बोलो, कम्युनिकेशन हो गया, एप्रिसिएशन हमारा हो गया, बचा है रेजिलेंट, इसका नाउन होता है रेजिलियंस, एक होता है लीड या लीडर, एक होता है कोलैबोरेट और कोलैबोरेशन। द कीनोट स्पीकर डिलीवर्ड इंस्पायरिंग स्पीच अबाउट द पावर ऑफ डैश इन ओवरकमिंग चैलेंजेस, चैलेंज की बात कर, संघर्ष की बात कर रहा है, पर्सनल ग्रोथ को अचीव करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या देंगे? रेजिलियंस होगा, लीड होगा या कोलैबोरेशन होगा? The keynote speaker delivered an inspiring speech about the power of dash in overcoming challenges and achieving personal growth, अपना व्यक्तिगत विकास पाने के लिए। 4 नंबर है, द टीम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग डैश। टीम ना, टीम, तो टीम ने सक्सेस किया, उनका स्ट्रॉन्ग क्या? एंड एबिलिटी टू अडाप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अब 5वां है, द कॉन्फ्रेंस एम टू फॉस्टर डैश एंड नॉलेज शेयरिंग अमंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स। बोलिए क्या होगा? टीम के मेंबर में स्ट्रॉन्ग क्या होता है? लीडरशिप। द टीम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यस, उनका उनका स्ट्रॉन्ग क्या होगा? लीडरशिप होगा। तो लीडर से क्या बनेगा हमारा? लीडरशिप। एंड और क्या? एबिलिटी टू अडाप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां बदलती है तो वो उससे अडाप्ट हो जाते हैं। द कॉन्फ्रेंस एम टू फॉस्टर व्हाट, जो कॉन्फ्रेंस आयोजन जो किया गया है उसका काम है क्या विकसित करना? डैश एंड नॉलेज शेयरिंग। क्या होगा? कोलाबोरेशन। क्या हो जाएगा? कोलाबोरेशन। कोलाबोरेट से क्या बन जाएगा? कोलाबोरेशन। और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? रेजिलियंस, दृढ़ इच्छा शक्ति, चैलेंजेस को सामना करने की शक्ति, संघर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं उसे कहते हैं रेजिलियंस। तो इस तरह से हमने क्या किया, सभी का नाउन फॉर्म हमने यूज किया, यूज तो कर लिया, लेकिन क्यों यूज किया वो जानना जरूरी होगा कि भाई यहाँ पर एप्रिशिएशन क्यों होगा, एडजेक्टिव है। यहाँ दिया है अबाउट द पावर ऑफ, ऑफ जो होता है ना, ऑफ, पावर ऑफ किसका? तो ऑफ के बाद ज्यादातर हम लोग जो है नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द टीम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग। अब देखो स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, क्वेश्चन मैप, ये क्या एडजेक्टिव है? अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या चाहिए हमको? नाउन चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? द कॉन्फ्रेंस एम्ड, कॉन्फ्रेंस का एम था टू फॉस्टर। अच्छा, टू फॉस्टर क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब कल सिखाए थे। टू के बाद क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और बी के बाद क्या लगता है? बी के बाद क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसे कहते हैं बी वर्ब, इसे कहते हैं टू वर्ब या इन्फिनिटिव वर्ब, इसे बी वर्ब कहते हैं। तो फॉस्टर व्हाट, यहां सवाल आता है कि कॉन्फ्रेंस का एम था फॉस्टर करना, विकसित करना। क्या विकसित करना? व्हाट। व्हाट का जो जवाब आएगा वो नाउन में आएगा, क्योंकि देखो एंड दिया है ना, एंड दिया है, एंड के बाद क्या है?
नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान बांट, नॉलेज सब में शेयर, बीच में हाइफन है, कंपाउंड नाउन बोलते हैं, दो नाउन से मिलके बनता है, बीच में हाइफन होता है, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो इधर अगर नाउन है तो इधर भी क्या होगा, नाउन होगा। इधर वर्ब है एंड के, तो इधर भी क्या होगा, वर्ब होगा। एंड के बाद अगर एडजेक्टिव है तो एंड के पहले भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एंड के बाद प्रीपोजिशन है तो एंड के पहले भी क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। एंड के बाद अगर एडवर्ब है तो इसके पहले भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। इसे कहते हैं पीजीएस, यानी कि पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मैं बार बार नहीं लिखूंगा फुल फॉर्म। पीजीएस का मतलब है कि सेंटेंस में पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन कीजिए, ठीक है। तो ये था आपके इस सवाल का जवाब, एक बार आप इसको देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। तो ये थोड़ा थोड़ा करके जो है हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, लाइफ में, कि किस तरह से इंग्लिश ग्रामर को सीखने का सही तरीका क्या होता है। हर चीज को बारीकी समझो, आगे देखना, इतना तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा कि किसी भी लेवल पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न का सवाल आपको दे दे एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर का, अगर आपने क्लासेस सही से करा है, काम अगर आपने पूरा किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश में। लाइफ में तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, बट द कंडीशन इज दैट यू फॉलो माई वे। जो कहा गया है वो कर लीजिए, जो बताया गया है वो सुनिए और समझिए, और दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ये तो हमने बता दिया था वर्ब के बारे में। हाँ, ये दिया गया था आपको, है कि नहीं। सो अब यहाँ पे आपके पास एक और, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड से सवाल मैंने दिए हैं, स्टैंडर्ड सेंटेंसेस के साथ, नॉट सिंपल वन, आई नो यू, यू नो मी, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इंप्रूव है, डेवलप है, अचीव है, एडवांस है और एग्जिस्ट है। पहला सेंटेंस, इसका आंसर आप लोग करो और इसका आंसर करके बताइए। फर्स्ट में है द कंपनीज। अब देखो ये डेडिकेशन किसका है, डेडिकेशन किसका है कंपनी का, तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, नहीं तो आप डेडिकेशन किसका है, उसका मालिक कौन है, किसकी भक्ति है, किसकी श्रद्धा है, वो तो बता नहीं पा रहे हो। तो पॉजिटिव केस बनाने के लिए नाउन के साथ, अभी तक हमने प्रोनाउन सीखा ना, पर ये तो नाउन है कंपनी, तो किसी भी नाउन को नाउन के साथ अगर पॉजिटिव केस बनाना चाहते हो तो क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। गर्ल है, ठीक है, तो क्या होगा, गर्ल्स। और पहले से ही अगर गर्ल्स दिया हुआ है बहुवचन, लड़कियों का हॉस्टल है, किसका हॉस्टल, लड़कियों का, तो लड़कियों माने गर्ल्स। अब हॉस्टल किसका है, उनका, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी होगा, एस मत लगाना दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी नाउन में क्या है, एस है। तो जहां पे हिसिंग साउंड आता है, गर्ल्स, जीसस, बॉयज, हिसिंग साउंड, वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओ, एपोस्ट्रोफी एस नहीं, ठीक है। खैर ये पढ़ेंगे हम लोग, ये नाउन केस में पढ़ेंगे। द कंपनीज डेडिकेशन टू एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मैंने एम्प्लॉय को ट्रेन करना, उनको डेवलप करने के प्रति कंपनी की जो डेडिकेशन है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो ट्रेंड होना चाहिए, हैज। अब देखो कंपनी का डेडिकेशन, डेडिकेशन को गिन सकता है, तुम्हारा पढ़ाई में कितना डेडिकेशन है, 1 2 3 4, कभी सुने हो क्या, सर मेरा पढ़ाई में 6 डेडिकेशन है, मैं दिखाओ, कहां से दिखाएगा। सो डेडिकेशन क्या है, डेडिकेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो बताओ वर्ब कहाँ है, ये रहा, हैज। और हैज क्या है, सिंगुलर है। देखो मैं नाउन पढ़ा रहा हूं लेकिन वर्ब को भी देखता हूं, क्योंकि हैव क्या होता है, प्लूरल, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कौन है, ये सब नहीं। कंपनी का डेडिकेशन क्या के लिए है, मुझे इससे क्या मतलब है, सब्जेक्ट कौन है, द कंपनीज डेडिकेशन, किसके प्रति नहीं पता, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ऑफ के बाद कौन है मुझे नहीं फर्क पड़ता है, उसका क्या, टीम, ये हुआ सब्जेक्ट, सिंगुलर होता है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, आर नहीं होगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज, क्योंकि हम प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेयर से बने टीम की बात कर रहे हैं। द सेंट ऑफ फ्लावर्स, तो फूल तो बहुत सारे हो गए, तुम लिखोगे द सेंट ऑफ फ्लावर्स इज स्वीट, सॉरी आर स्वीट, क्यों, तुमने देखा फ्लावर्स, हम फ्लावर्स की बात ही क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स के
सेंट की, और सेंट होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। खैर, द कंपनीज डेडिकेशन टू एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैज लेड, पास्ट टेंस है लीड का, कहां ले गया है, टू सिग्निफिकेंट डैश इन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। तो एम्प्लॉइज का डेडिकेशन एम्प्लॉय ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हैज लेड टू, ले गया है, सिग्निफिकेंट मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण डैश में ले गया है, क्या का डैश में, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फेक्शन में। तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। हम क्या वहां इंप्रूव लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो वर्ब है, वर्ब कहां लगता है, सब्जेक्ट के बाद। ये क्या है, देखो यहां भी देखो टू सिग्निफिकेंट दिया है, टू वर्ब, लेकिन इस वक्त यहां पे कैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव, क्योंकि इंप्रूवमेंट कैसा है, सिग्निफिकेंट है, तो इंप्रूव में मेंट लगाओगे, और मेंट मैंने पहले ही बताया है, ये जो मेंट है ये क्या है, सफिक्स, तो शब्दों के अंत में लग के उसके मीनिंग को बदल दे। द गवर्नमेंट्स, अब बताओ पॉलिसीज किसकी है, गवर्नमेंट की, तो एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अब बताओ यहां पे लगा हैव क्या है, प्लूरल, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यस। गवर्नमेंट क्या होता है, ज्यूरी, कमिटी, अ बेंच ऑफ जजेस, कैसे, असेंबली, क्या होता है, एक आदमी होता है यहाँ पे, बहुत सारे आदमी का कलेक्शन होता है ना, गवर्नमेंट, ज्यूरी, कमिटी, असेंबली, मैंने जो भी तुमको कहा, कांग्रीगेशन, ये सब जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा जमा होते हैं, ये हमेशा प्लूरल होता है। पुलिस प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, पीपल कभी पीपल्स नहीं होता है, किसी किताब में नहीं मिलेगा, पीपल, पुलिस प्लूरल वर्ड है, पुलिस लिखोगे, पीपल लिखोगे, हैव लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, वॉर लिखना पड़ेगा पास्ट टेंस में, तो ये प्लूरल है इसलिए क्या लगा, हैव। तो बोलोगे सर गवर्नमेंट तो सिंगुलर होता है, और दूसरी बात, हम गवर्नमेंट की बात ही कहाँ कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, तो पॉलिसी एक है या अनेक है, अनेक है, तो इसलिए इसको डिनोट कर रहा है, गवर्नमेंट की क्या, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, हैव बीन डिजाइन, डिजाइन किया गया है, टू प्रमोट, ये क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब, कौन सा वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, क्या प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक डैश एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, व्हाट, इकोनॉमिक, ये तो हो गया, हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताओ तुम्हारा डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक, तुम्हारा डेवलपमेंट क्या, कैसा कैसा डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, तो ये क्या है, एडजेक्टिव, तो ये क्या चाहिए, नाउन, ये क्या चाहिए, नाउन, तो तुमको पता होगा कि वो एडजेक्टिव है, तभी तो नाउन पता होगा, यहाँ होगा नाउन पता होगा, तभी तुम लगाएगा डेवलपमेंट, डेवलप तो वर्ब है, आई डेवलप दिस मशीन, तो आई सब्जेक्ट हुआ, डेवलप वर्ब हुआ, यहाँ तो वर्ब की जरूरत नहीं है, हमको नाउन की जरूरत है। डिटर्मिनेशन किसका, एथलीट का, एपोस्ट्रोफी एस, नाउन के साथ अगर पॉजिटिव केस बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और ये सिंगुलर है। द एथलीट्स डिटर्मिनेशन, एथलीट्स की दृढ़ इच्छा शक्ति एंड हार्ड वर्क, मेहनत, रिजल्टेड, उसका परिणाम पास्ट टेंस आया है, इन द डैश ऑफ अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, क्या होगा, यस, द एथलीट्स डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क रिजल्टेड इन द क्या है, आर्टिकल, तो क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्या होगा यहाँ पे, अचीवमेंट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। कैसे पता चला, वही जी आर्टिकल देखो, तो दा के बाद हमको क्या वर्ब लगाओगे, दा के बाद एडजेक्टिव लगाओगे, नहीं, तो हो जाएगा इन द अचीवमेंट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। द रिसर्च प्रोजेक्ट, ये हुआ तुम्हारा सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट्स है, तो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, एम में क्या लग गया, एम्स, द रिसर्च प्रोजेक्ट एम्स, तो जो रिसर्च, जो शोध, जो प्रोजेक्ट है उसका लक्ष्य है टू कंट्रीब्यूट, ये क्या है, इंफिनिटिव वर्ब, कहां पे, टू, यहां लिखा है द, तो ये आर्टिकल हुआ, तो यहां नाउन चाहिए। तो द रिसर्च प्रोजेक्ट एम्स टू कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ मेडिकल साइंस एंड एनहांस पेशेंट केयर, टू द एडवांसमेंट, कि हमारा मेडिकल साइंस और एडवांस कर जाए, नई नई मशीनें बनाए, दवाई बनाए, और ये आर्टिकल है तो हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। नंबर 10, द नॉवेल, जो उपन्यास है, द नॉवेल सिंगुलर है,
और सब्जेक्ट हुआ, इसलिए वर्ब में क्या लगा, एस या ई एस, एक्सप्लोर और एस, एक्सप्लोर्स। ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो नोवेल क्या एक्सप्लोर करता है, द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन डैश, यहाँ पे कुछ है और वो कैसा है, ह्यूमन है, यहाँ पे जो भी है वो ह्यूमन है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन, पर ये तो वर्ब है। एग्जिस्ट का क्या होता है, यस, एग्जिस्टेंस, ANCE, कैसा एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एलियन एग्जिस्टेंस, क्रिएचर एग्जिस्टेंस, घोस्ट एग्जिस्टेंस, ये सब एडजेक्टिव हुआ। एग्जिस्टेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ चॉइसेस ऑन वंस डेस्टिनी, वन मतलब समवन, समबडी, समवन या समबडी या एनीबडी, उसमें एस लग गया, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, उसकी डेस्टिनी में। तो ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें जो वर्ड्स दिए रहते हैं उन्हें आप किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल करोगे, ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस का नेचर कैसा है, आपने उसके क्वेश्चन मैप को किस तरह से आपने वर्कआउट किया है, इन सब पे डिपेंड करता है कि दिए गए वर्ड्स में से एग्जाम में भी आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। क्लोज टेस्ट आता है, फिर इन द ब्लैंक्स का 5 से 10 का क्लोज टेस्ट आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, फिर इन द सिंगल फिलिंग डबल ब्लैंक आता है, कई सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं जहां पे इन्हीं सब से आपको उन्हें सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं करना है आपको मेरी बात समझ में आई? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज रूल्स and try whenever you are provided with any types of question, try to first of all frame the question map, कौन सा वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। जब इस तरह से रिसर्च बेस करके पढ़ाई करोगे ना, पढ़ने का तो मजा तो आ ही जाता है, नॉलेज इतना एक्सपांड हो जाता है ना कि मत पूछो। किसी भी लेवल का क्वेश्चन और किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आप बना लोगे, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में, लाखों स्टूडेंट कंपेयर में आप कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पढ़ाई ऐसी होती है, और ये सारा जो स्टडी मटेरियल है ना, इंडियन नहीं है, ये सब फॉरेन मटेरियल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बुक्स के रेफरेंस से लिया गया है, सब कुछ मॉडिफिकेशन से किए गए हैं सब कुछ, ठीक है, तब जाके आपको इस तरह के सेंटेंस हम दे पा रहे हैं, ताकि आप वही लेवल के क्वेश्चंस को देखो, समझो और कल्टीवेट द हैबिट, जो एग्जाम में आएगा उसी को हैबिट करो। जो खाना है, खेती उसी चीज से करेंगे ना, खाना है चावल, ठीक है, खेती कर रहा है रुई का, तो रुई को तो पानी भेगा तो नहीं खाएगा। तो जो चीज खाना है, जिससे पेट भरेगा, कल्टीवेशन भी हमें उसी ये करना पड़ता है, हम किसी और चीज की कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके फाइन, ठीक है। तो आज का सेशन जो है मैंने ये करवा दिया, इसके बाद हम लोग, जो ये खत्म हो चुका है, अब नाउन का सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है, जो हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। ये है नाउन एंड नंबर, जहाँ पे हमें सिंगुलर प्लूरल पढ़ना होगा, लेकिन उसका जो अहमियत है वो उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। जहाँ पे नाउन एंड नंबर में सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉरेन वर्ड्स, जिससे काफी ज्यादा सवाल अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग तरीकों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स हो, पैराजम्बल हो, क्लोज टेस्ट हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, वर्ड स्वैपिंग हो, ये सब में काम आता है ये फॉरेन वर्ड, जहाँ पे नाउन और उसका नंबर, सिंगुलर प्लूरल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक, इसके बाद हम लोग थर्ड सेशन में इसको शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।